कल्पना और राष्ट्रीय भावना। आज का कॉन्सेप्ट जो चलेगा राष्ट्रवाद का विकास। देखिए, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, चूंकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं राष्ट्रवाद के बारे में, ठीक है। तो रूमानी कल्पना, रूमानी एक तरह से भावनात्मक शब्द है। भावनात्मक शब्द में यदि बात करते हैं हम, तो आप कह सकते हैं कि कुछ रोमांटिक भावनाओं से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, भाव व्यक्ति होती है या भावनाओं को महसूस करना, यही रूमानी कल्पना कहा जाएगा। देखिए, भावनाएं हमारे भी अंदर है, आपके अंदर है, सभी लोगों के अंदर होती हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं। जैसे यदि बात करें एक पुरुष की किसी महिला के संदर्भ में भावना अलग होती है, उसी पुरुष की अपने पुत्र के संदर्भ में भावना अलग होती है, प्रेम अलग होता है। यदि किसी महिला की बात करें तो उसकी ममता अपने पुत्र के लिए अलग होती है, लेकिन सभी कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूती के साथ आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यही रूमानी कल्पना की बात की गई है और इसमें भावना होती है, राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में कहा गया है। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से जुड़ा से नहीं हुआ। देखिए, केवल किसी युद्ध से या केवल क्षेत्रों का विस्तार कर लेने से राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं होगा। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, ठीक है। संस्कृति की बात करेंगे, काव्य है, कला है, कलाकार जो कहानियां किससे निर्मित की जाती हैं, कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, कुछ संगीत नाटक तैयार किए जाते हैं, ये सभी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। तो राष्ट्रीय भावना के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ही बहुत सारे संगीत का, नाटकों का, कलाकृतियों का निर्माण किया गया, बहुत सारे लेख लिखे गए। जिन्होंने राष्ट्रीय भावना के विकास में सहयोग प्रदान किया। हम रूमानीवाद को देखें तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, ठीक है। यानी लेखकों ने अपने लेखों में ऐसे कविताएं, ऐसी कहानियां लिखी, संगीतज्ञों द्वारा ऐसे संगीत रचनाएं की गई जो लोगों को अपने राष्ट्रीय भावना के साथ एक रूप में एकत्र होने के लिए प्रेरित करती थी। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। देखिए, यदि कोई माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, उसका मातृत्व है, तो उसमें उसका तर्क नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई आपको लॉजिक नहीं होता है। वह अपने पुत्र से प्रेम करती है, वह उन दोनों के भावनात्मक जुड़ाव हैं, ठीक है। तो इसी चीज का इन्होंने क्या किया, आलोचना की, यानी इसे क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। उसकी जगह भावनाओं के अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। यानी जो आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उन भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति यानी आपस में क्या है, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लोग इसका अनुभव करें
और सांस्कृतिक रूप से जो उनका अपनी बोलियां थी, अपनी वेशभूषा थी, उनसे वो क्या है, आपस में जुड़े रहे। बात करते हैं, देखिए आज चूंकि आधुनिक दौर में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं, कुछ लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग कोट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। इन सब पहनावों के बावजूद जो हमारी भारतीय परंपरा है, परिवेश है, वेशभूषा है, एक यदि कुर्ते और धोती की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, सांस्कृतिक पहचान है। हम अपने पर्वों पर भी इसे पहनते हैं, पूजा पाठ में पहनते हैं, किसी फंक्शन में भी पहनते हैं, और ये हमारे लिए क्या होता है, सम्मान की बात होती है, और इसे हम बड़े गर्व के साथ पहनते हैं। तो यही भावनाएं क्या है, हमें हमारे सांस्कृतिक परिवेश से, भारतीय सांस्कृतिक परिवेश से जोड़े रखती हैं। इसी तरह से इन कवियों ने, इन लेखकों ने एक क्या किया, साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति कराई अपने लेखों के माध्यम से। जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड ने जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक नृत्य के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। ठीक है, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। ठीक है, तो देखिए जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें शिक्षा की जानकारी कम होती है, अक्षरों का ज्ञान कम होता है, वह क्या है, चित्र के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बहुत सारी चीजों को क्या है, समझते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, और उसी प्रकार उनकी भावनाएं भी परिवर्तित होती हैं। तो बहुत सारे चित्रकारों ने अनेक चित्रों को ऐसे बनाया था, लेखकों ने लेख लिखे थे। यहां देखिए आपको एक चित्र बना हुआ है इसी प्रकार से, ये चित्र है, चित्र 8 आपका यूजीन देला क्रोआ द मैसेकर एट कियास 1824 का यह चित्र है। यूजीन देला क्रोआ ने बनाया था इसे। फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र 14.19 मीटर गुणे 33.54 मीटर एक घटना को चित्रित करता है। देखिए चित्र बहुत बड़ा है, चूंकि आपके किताब में छोटा दिखाई दे रहा, लेकिन यह चित्र लगभग 5 बाई 5 मीटर के आसपास का है। ठीक है, 5 बाई 4 मीटर के आसपास का है। ठीक है, जिसमें कियास द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देला क्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटखे रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। तो ये देखिए, ये दमनकारी सेना है तुर्कों की। इन्होंने क्या किया है, ये देखिए, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी यूनानी हैं। ठीक है, इनका ये क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चित्र को यूजीन देला क्रोआ ने बनाया था
और बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे यूनानी लोगों के प्रति क्या हो, यूरोपीय राष्ट्रों की सहानुभूति प्रकट हो। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। देखिए, भाषा और संगीत, बड़े दूर दूर तक लोग क्या है, एक ही भाषा को बोलते हैं और कुछ मायनों में एक ही तरह की संगीत विधा को सुनते हैं। चूंकि एक क्षेत्र की बात विशेष करेंगे, तो क्षेत्र विशेष चाहे वह कितने भी भागों में टूटा हो, लेकिन वहां के निवास करने वाले लोग भाषा का वही प्रयोग कर रहे थे और संगीत का भी क्या है, उसी प्रकार की विधा का स्मरण कर रहे थे। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलनेस और माजुरेका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अपने संगीत के माध्यम से गुणगान किया था लोगों को एकत्र रूप में, ठीक है, यूनानियों के प्रति, और पोलनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्य जो थे उनको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या किया था, यानी लोगों में यह आपस में बहुत ही प्रचलित हो गए थे और लोग इस नृत्य को अपना व्यक्तिगत लोक नृत्य मानने लगे थे। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। ठीक है, 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। पोलिश की बात करें तो ये लोकल भाषा थी और इसका क्या हुआ, लोग चूंकि आंदोलन के रूप में बहुत बड़े बड़े आयोजनों में क्या किए, चूंकि तुर्की भाषा को रूस की भाषा को या रूसी भाषा को जबरन लादा गया था, बावजूद लोग इसे आपस में इस भाषा का प्रयोग न करके पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे उनमें आपस में आत्मीयता और जुड़ाव बना रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और विसर्पों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। यानी जो लोग विरोध कर रहे थे वो पोलिश भाषा का, रूसी भाषा का प्रयोग न करके पोलिश भाषा का प्रयोग करने लगे। अब देखिए 1830 का दशक, ठीक है, 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। हम यहां 1830 से 1848 की बात कर रहे हैं, तो जो 1830 का दशक प्रारंभ हुआ वह यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। यानी जनसंख्या की वृद्धि क्या हुई, बहुत भारी मात्रा में हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतर आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी
गरीब बस्तियों में रहने लगी। चूंकि औद्योगिकरण का समय था, औद्योगिकरण के समय में हमने कहा था, बताया था आपको कि भारी मशीनरियों का निर्माण हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग क्या हुए, नगरों की तरफ आकर्षित हुए जहां उद्योगों की स्थापना थी, और वहां पर जाकर क्या हुआ, गरीब छोटी छोटी बस्तियों में बसने लगे। भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा थी, जगह कम था, तो वह बस्तियां क्या हुई, बहुत ही सघन हो गई। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप की यह स्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। ठीक है, तो यहां देखिए क्या था, जो कुलीन लोग थे, जो बड़े जमींदार थे, ये क्या करते थे, बहुत भारी मात्रा में शुल्क वसूलते थे, जमींदारी शुल्क लेते थे जमीनों के द्वारा या किसानों के द्वारा, जिसके कारण उनकी गरीबी क्या होती थी, और ही बढ़ती थी। ठीक है, 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। चूंकि देखिए बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन के रूप में एकत्र होंगे। ठीक है, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। ठीक है ना, तो जो नेशनल असेंबली थी, इसने क्या किया, लुई फिलिप को हटा दिया और कहा कि भैया ये प्रजातंत्र है, ये गणतंत्र है, यहां क्या है, लोगों का शासन होता है और 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी वहां निवास करने वाले नागरिक थे, उन सभी को क्या किया गया, मताधिकार प्रदान किए गए और रोजगार की गारंटी दी गई ताकि कहीं भी जन आक्रोश न भड़के। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे, 1848 के, उससे 2 वर्ष पहले की अगर स्थिति देखी जाए तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। क्यों दाम कम देते थे भैया, चूंकि लोग बेरोजगारी की तादाद क्या थी, बहुत ज्यादा थी, और जो व्यापारी थे वो उसका लाभ उठाते थे। ठेकेदार क्या करते थे, कम दाम पे काम लेते थे, जिसके कारण गरीबी क्या होती थी और ज्यादा बढ़ती थी। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेरिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की। ये पत्रकार थे, इन्होंने एक घटना लिखी है ग्राम की उस समय के। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें
गिरा दी हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वह सोचते थे कि सस्ते अगर कम दाम भी हम दे देंगे तो भी हमारा काम लोग करेंगे, क्योंकि लोगों के पैसे की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। ये देखिए, एक जनसभा के रूप में लोग निकले और क्या है, ठेकेदार की कोठी पर पहुंच गए। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडारगृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। ठीक है, तो सेना भी क्या कर रही थी, दमन करने का प्रयास कर रही थी। चूंकि लोग क्रांति के रूप में एकत्र हुए थे, इससे उनके राष्ट्रीयता की भावना कहीं न कहीं आपको प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। 1848 उदारवादियों की क्रांति। अभी हमने 45 की चर्चा की। अब ठीक उसके 3 वर्ष बाद 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यवर्गों ने स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। संविधानवाद यानी क्या हो, यहां पर हर कार्य के लिए एक कानून हो, एक कायदा हो और उसे एक संविधान के रूप में क्या किया जाए, रखा जाए और उस कायदे कानून के अनुसार कार्य किया जाए। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। तो संसदीय सिद्धांत कौन कौन से रहे कि पहला नंबर तो संविधान होना चाहिए इस राज्य में, शासन का या राजनीतिक क्रियाकलापों का। दूसरे नंबर प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और तीसरे नंबर संगठन बनाने की क्या होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। ठीक है, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। कितने सदस्य निर्वाचित हुए, 831। ठीक है, और किनके द्वारा निर्वाचित हुए थे,
ये उन सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित हुए थे जिन्हें 21 वर्ष प्राप्त होने के कारण, 21 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण जिन्हें मत देने का अधिकार दिया गया था। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी क्या होगा, राजा स्वतंत्र नहीं होगा, उसे संसद के अधीन कार्य करना होगा, यानी संविधान के अनुसार ही उसे राज्यकार्य करना होगा। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। ठीक है ना। तो कुलीन वर्ग क्या था, उच्च वर्ग था, और सेना क्या थी, सेना राजा की थी, और दोनों ही क्या कर रहे थे, संसद का विरोध करने लगे थे, संसद के विरोध में खड़े हो गए, जिसके कारण संसद का क्या है, अब चूंकि संसद में कुछ लोग बैठ के नियम और कानून अगर बनाएंगे तो उस कानून का पालन करना या करवाना ये तो सेना का ही कार्य हुआ ना। और कुलीन वर्ग जो उच्च वर्ग थे, अमीर लोग थे, ठीक है, वो भी क्या थे, सेना के पक्ष में थे और संसद के विरोध में कार्य करने लगे। इससे संसद क्या हो गया, कमजोर होने लगा। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। देखिए मध्य वर्ग कौन था, आपको बताया ही गया था, कुछ शिक्षक थे, उसके बाद से पढ़े लिखे छात्र थे, उसके बाद से आपको क्लर्क थे, या जो भी लोग शिक्षित थे यही मध्य वर्ग में आते थे, जो ठीक ठाक रोजगार प्राप्त किए थे और जिनके पास अमीर लोगों से कम पूंजी थी, लेकिन यह बिल्कुल ही निम्न स्थिति में नहीं आते थे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो गरीब लोग थे, मध्य वर्ग क्या कर रहा था, जो सबसे गरीब लोग था, जो गरीब लोग थे या किसान थे या मजदूर की श्रेणी में थे, उनका यह मध्य वर्ग क्या कर रहा था, जिसके कारण इन्होंने नेशनल असेंबली में ये निर्वाचित हुए, उन्हीं का ये क्या कर रहे थे, अनदेखी करने लगे, यानी उन्हें नजरअंदाज करने लगे। तो लोगों ने, चूंकि सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों की थी, तो इन्होंने भी क्या किया, संसद को एक तरह से अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण संसद को अंत में क्या हुआ, सैनिकों को बुलाया और असेंबली भंग होने पर असेंबली को भंग कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, यानी बहुत सारी महिलाओं ने क्या किए थे, अपने एक ग्रुप को बनाया हुआ था। कुछ महिलाएं उसी में प्रेस को चलाती थी, कुछ राजनीतिक बैठकों में भाग लेती थी, यानी कुछ महिलाएं क्या थी, राजनीतिक रूप से क्रियाशील थी। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ठीक है, तो ये है, देखिए फ्रैंकफर्ट संसद, यहां है सभी चुने हुए प्रतिनिधि, ये आपके बैठे हुए हैं। दर्शक दीर्घा ये है, आपको ये दर्शक दीर्घा होती है,
एक इधर और एक ये ऊपर, ठीक है। ये दर्शक दीर्घा होती है, ये महिलाओं की जगह है। यहां पर सभी महिलाएं क्या है, बैठी हुई हैं। ये सिर्फ देख सकती हैं, कार्यवाही में कोई भी हस्तक्षेप इनका नहीं है। हालांकि रूढ़िवादी दिक्कतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ, ठीक है। आप अगले भाग में पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का।